हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स में। लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। इन तीनों को समझा था, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था। तो आज की क्लास में हम अदर टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है डिस्प्रैक्सिया। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे शूलेस बांधना, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी बटनिंग करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको डायरेक्शंस नहीं पता चलती। जो चप्पलें हैं या शूज़ हैं उनको गलत पैर में पहन लेते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कौन सा सीधा है या उल्टा। इस तरह की बेसिक दिक्कतें बच्चों को देख होती हैं डिस्प्रैक्सिया में। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे है कि पेन को प्रॉपर पकड़ने में दिक्कत आती है, डायरेक्शंस को फॉलो करने में या समझने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कोई कहीं पर एडल्ट बच्चा है और वो कहीं पर जॉब कर रहा है, तो उसको वर्कलोड को ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी फेस करता है। किस तरीके से चीज़ों को करना है उसमें वो डिफ़िकल्टी फेस करने लगता है। और नई चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने में डिफ़िकल्टी आती है। फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना या फिर नॉन वर्बल क्यूज़ को समझ पाना, इसमें इनको डिफ़िकल्टी आती है। फिर नेक्स्ट है, कई बार ये लोग विड्रॉ फील करते हैं, मतलब आइसोलेटेड है ना, रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाना। वॉकिंग जो इनकी बहुत काफ़ी क्लमजी सी रहती है, ऑकवर्ड लगता है, ऐसे लगता है कैसे चल रहे हैं। या फिर कई बार ऐसे इतना इम्बैलेंस रहता है कि गिर जाते हैं। पॉस्चर में दिक्कत, और साथ ही साथ बहुत जल्दी मतलब चीज़ों को भूल जाना, फ्रस्ट्रेटेड सा रहना, चीज़ों को याद नहीं कर पाना जल्दी से। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें डिस्प्रेक्सिया में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है डेनियल रेडक्लिफ। जिन्होंने भी हैरी पॉटर सीरीज देखी है वो इनको पहचान पा रहे होंगे। इनको भी डिस्प्रेक्सिया है। और इनको, लेकिन जो डिस्प्रेक्सिया का काफ़ी माइल्ड फॉर्म है, इनको बहुत माइनर से सिम्टम्स दिखते हैं इनके अंदर। जैसे कि मोटर कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट्स में, या फिर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में, अवेयरनेस में, इस तरीके की दिक्कतें इनको मतलब इन्होंने फेस की हैं। अगर आपने हैरी पॉटर मूवीज़ देखी है तो उसमें इन्होंने काफ़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं, मतलब फिजिकल इनकी मूवमेंट्स काफ़ी रही हैं उसमें। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग भी ली थी और उसके बाद उसको परफॉर्म किया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है अफेजिया। अब अफेजिया क्या है? बेसिकली दिस इज अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज और इंजरी टू लैंग्वेज पार्ट इन ब्रेन। इट मोर कॉमन इन ओल्ड एडल्ट्स, पर्टिकुलरली दोज हु हैड स्ट्रोक्स। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन बेस्ड डिसऑर्डर है। इसमें जो ब्रेन का लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें इंजरी या डैमेज होने की वजह से होता है। और ये ज़्यादातर ओल्ड एडल्ट्स में देखने को मिलता है, जिनको कोई स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक या काइंड ऑफ किसी टाइप का स्ट्रोक आया हो, उनमें ज़्यादा पर्टिकुलरली ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये थिंकिंग स्किल को और इंटेलिजेंस को इम्पेयर नहीं करता, मतलब उसको अफेक्ट नहीं करता है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो बोलने में आती है, और सही टाइम पर सही शब्दों का चयन करने में, सही टाइप्स के वर्ड्स को चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। इसमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड्स नहीं मिल पाते उनको, और रिटर्न फॉर्म में या फिर कह सकते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज में, यानी कि रीड और राइट, बेसिकली इन दोनों में उनको दिक्कत आती है। नेक्स्ट है यूजेस मीनिंगलेस और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स और सेंटेंसेस इन कन्वर्सेशन। कोई कन्वर्सेशन में इनअप्रोप्रिएट, जो जिस वर्ड की वहाँ ज़रूरत नहीं थी वो वर्ड यूज़ करना, या सेंटेंसेस ही कुछ इनअप्रोप्रिएट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और मीनिंगलेस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है से अ वर्ड दैट इज क्लोज टू व्हाट दे इंटेंड बट नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पाते, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ सिमिलर सा वर्ड बोल पाते हैं। डेली लाइफ या डेली एक्टिविटीज़ को कम्युनिकेट करने में इनको दिक्कतें आती हैं। डायरेक्शंस को फॉलो करने में इनको भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इससे हम बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले आप अगर देख पा रहे हैं तो ये जो ब्रोकाज एरिया है ये फ्रंटल लोब में आता है, और ये जो ये एरिया है, या ये कह सकते हैं ये पार्ट है, वो स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है वर्निक्स एरिया, जो कि वर्ड रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो है टेम्पोरल लोब का पार्ट है। इसमें क्या दिक्कत आती है कि बच्चों रिदम को समझना या सेंटेंसेस को समझना, वर्ड्स को समझना, वो नहीं कर पाता बच्चा। जो हमारा अफेजिया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं एरियाज़ को अफेक्ट कर रहा है,
जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है परसेप्शन और मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं ये अफेक्टेड होता है इन द अफेजिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। इस कंडीशन में बच्चे की जो वर्बल यानी कि लैंग्वेज वाला पार्ट है, यानी वो बोल सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज है, पर उनको दिक्कत आती है विजुअल, स्पाशियल, मोटर, सोशल और नॉन वर्बल रीजनिंग में। यानी कि इसमें बच्चे को वर्बल एक्सप्रेशन अच्छा है, लेकिन वो मोटर कोऑर्डिनेशन या फिर विजुअल स्पाशियल कोऑर्डिनेशन, सोशली, या फिर कह सकते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग्स को करने में उसको दिक्कत आती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे कि इसमें बच्चे को डिफिकल्टी होती है किसमें, डायग्राम्स को पहचानने में, ग्राफ्स को देखने में, मैप्स के साथ, और जियोमेट्रिकल कोई भी पिक्चर है या उसको कॉन्सेप्ट को समझने में उनको दिक्कत आती है। राइटिंग और ड्राइंग स्किल्स काफ़ी पुअर होती हैं। बेसिकली इसमें मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, जैसे कि उसमें ज्योमेट्री वाला पार्ट है या वर्ड प्रॉब्लम्स है। फिर है अपने रिटर्न वर्क को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत फेस करता है बच्चा। नेक्स्ट, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में इसमें भी दिक्कत है। स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्योंकि विजुअल और स्पाशियल वाला एरिया अफेक्टेड है, इसकी वजह से स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे को दिक्कत आती है। कैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे को ये नहीं, अगर हम वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसको ये नहीं समझ में आएगी कि बॉल कितनी दूर से आ रही है और इसकी स्पीड क्या है, अगर मुझे इस तरफ खड़ा होना है, राइट जाना है, थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, इस तरीके की एजम्पशंस वो नहीं कर पाता। नेक्स्ट है बच्चे को या पर्सन को फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है। सोशल जजमेंट्स करने में दिक्कतें आती हैं उनको, क्या सही है क्या गलत है, और भी चीज़ें उन तरीके की, इस टाइप की चीज़ों को समझने में दिक्कत फेस करते हैं। और वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं किसमें, फ्रेंडशिप्स करने में, यानी कि एक बॉन्ड बनाना, रेपोर्ट क्रिएट करना, इस तरीके की चीज़ों में भी उनको डिफ़िकल्टी होती है। और sarcastically अगर कुछ बोला जा रहा है तो वो नहीं समझ पाते, उसकी लिटरल मीनिंग की तरफ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लासरूम में टीचर, एक बच्चे ने कम मार्क्स लेकर आया और टीचर सबके सामने बोले इनके लिए तो तालियां बजा दो, इन्होंने तो आज बहुत अच्छा काम किया है, और ये तो सबसे ब्रिलियंट है क्लास में, तो वो सार्कास्टिकली इसको समझ ही नहीं पाएंगे। वो सिर्फ इसके लिटरल मीनिंग पे चले जाएंगे कि हाँ मैडम तो मेरी तारीफ कर रही हैं, शायद मैंने अच्छा कुछ किया है, तो इस तरीके से वो चीज़ों को नहीं समझ पाते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम कॉजेज देख लेते हैं। सबसे पहले है हेरिडिटी या जेनेटिक कॉज, यानी कि फैमिली में है किसी को, उसकी वजह से हो गया। इसके बाद है प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। प्रीनेटल मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेरीनेटल मीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी, एंड पोस्टनेटल मीन्स आफ्टर डिलीवरी। तो जो भी वो रीजंस थे, जैसे कि प्रीनेटल में हमने देखा था कि मदर की एज, मदर का खान पान, कैसी वो डाइट ले रही है, अगर किसी तरीके का टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का सेवन नहीं कर रही है या कर रही है, ड्रग्स वगैरह ले रही है, इवन मेंटल हेल्थ भी अगर माँ की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस में है, या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, तो ये सब लीड करते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिलीवरी, कभी कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से कोई ट्रॉमा लग गया है या फिर कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर है पेरीनेटल, इसमें ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई दिक्कत हुई हो, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हो, या फिर कई बार इंस्ट्रूमेंटल कोई डैमेज हो गया हो बॉडी के अंदर बच्चे की, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पोस्टनेटल में बच्चे की हेल्थ, बच्चे का वेट, ऑक्सीजन की सप्लाई, उसके बाद कई बार आफ्टर बर्थ इंजरी हो जाना, कोई मेनिंजाइटिस या कोई डिजीज़ हो गई है, ये सब बेसिक रीजंस हैं, ये कहीं ना कहीं कॉज बन सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। अगर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है बच्चे को, तो उससे भी ये हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा, कहीं चोट लग जाना ब्रेन में, ज़्यादा गहरी इंजरी हो जाना, ये भी रीज़न हो सकता है। और साथ ही साथ है एनवायरमेंटल एक्सपोजर, अगर इन्वायरमेंट्स में काफ़ी टॉक्सिन्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ मेन कॉजेज़ थे जिनकी, जो कि कहीं ना कहीं लीड कर सकते हैं एसएलडी को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब है एरियाज ऑफ असेसमेंट। हमने टाइप्स डिस्कस कर लिए, कॉजेज डिस्कस कर लिए, अब है एरियाज ऑफ असेसमेंट के किस किस एरिया में अगर बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, ताकि हम ये प्रॉपरली डायग्नोज या स्क्रीन कर सकें कि बच्चे को एसएलडी है या नहीं है। सबसे पहले हम उसका आईक्यू टेस्ट करते हैं।
जो भी साइकोलॉजिस्ट के पास वो जाता है बच्चा, तो सबसे पहले उसका आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट करने के लिए जो एरियाज वो लेते हैं वो होता है वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड, कि किस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहा है, इस तरीके की चीज़ें वो टेस्ट करते हैं। इसके लिए वो 3 टूल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला है मलिन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, जिसको म्यूजिक भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ कार्ड्स, कुछ पजल्स का यूज़ करके बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। फिर है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये विजिक है। इसके भी कुछ साइड में आपको दिख रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो म्यूजिक है यानी कि मलिन्स इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल से ही ड्राइव किया हुआ है इंडियन कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ये अल्फ्रेड बिने और उनके कलीग ने, साइमन ने, दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया था और ये 1905 में डिज़ाइन किया गया था। फिर इसमें बाकी आगे एडेप्टेशंस वगैरह हुई और इसको आगे भी मॉडिफाई किया गया। इनिशियली ये 1905 में डिज़ाइन किया गया था। अब है एकेडमिक अचीवमेंट। इसमें बेसिकली रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग्स, मैथ्स और रिटन एक्सप्रेशंस को असेस किया जाता है कि बच्चे की राइटिंग किस तरीके की है, बच्चा रीडिंग किस तरीके से कर रहा है, फ्लुएंसी कैसी है, और स्पेलिंग्स में जो स्पेलिंग्स लिखता है, क्योंकि जनरली ये लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं वो, और मैथ्स में किस तरीके से है, और रिटन एक्सप्रेशन कैसा देता है, करता है, इन सब चीज़ों को हम असेस करते हैं। अब हम टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है निम्हंस इंडेक्स फॉर एसएलडी। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इसके द्वारा डेवलप किया गया है और ये बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही डेवलप किया है। नेक्स्ट है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पर टीचर स्कूल लेवल पर जो करिकुलम फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करके भी असेसमेंट की कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, इसमें बच्चे का कॉग्निशन बेसिकली असेस किया जाता है, जैसे कि अटेंशन स्पैन, वर्किंग मेमोरी, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब कि बच्चा कैसे टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और नेक्स्ट है प्रोसेसिंग स्पीड, कि बच्चा एक कोई गिवन टास्क है, उसको एक टास्क दिया गया है या कोई काम दिया गया है, तो वो कितनी देर में उस चीज़ को कंप्लीट कर पा रहा है, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्कूल अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि स्कूल ने या टीचर ने अपने लेवल पर स्कूल में कोई टेस्ट डेवलप किया है जिसमें वो इस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम इसको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहीं ना कहीं एसएलडी वाले बच्चों को लैंग्वेज पार्ट में भी दिक्कत आती है, तो इन एरियाज़ को हम टारगेट करते हैं, असेस करते हैं, जैसे कि रिसेप्टिव लैंग्वेज, बच्चे कैसे समझ पा रहा है, एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है या नहीं है, वोकेबलरी कैसे यूज़ कर रहा है, ये एरियाज़ को टारगेट किया जाता है। और ये बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। और कई बार हम इनफॉर्मल लेवल पर लैंग्वेज टेस्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे जनरल आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। इसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, टास्क कंप्लीशन में कितना टाइम ले रहा है, किस तरीके से टास्क को परफॉर्म कर रहा है, फिर है बिहेवियर सीख रहा है, किस तरीके से चीज़ों को ग्रास्प कर रहा है, पीयर इंटरेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें हम क्लासरूम लेवल पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्लासरूम में उसको किस किस तरीके की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं लर्निंग में, उसको हम असेस कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या बच्चा मे बी उसको डायरेक्शंस में दिक्कत आ रही है या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में दिक्कत फेस कर रहा है, तो कुछ एरियाज़ को हम क्लासरूम लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब है डेवलपमेंटल एंड मेडिकल हिस्ट्री। इस बच्चे की बर्थ हिस्ट्री, कि प्री नेटल, पोस्ट नेटल और पेरीनेटल वाला सारा जो एरिया है वो इसमें कवर हो जाता है, कि ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग बर्थ और प्रेगनेंसी के टाइम मदर के साथ, या फिर पोस्ट नेटल कभी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो या मदर के साथ कोई दिक्कत रही हो, वो सब इस एरिया में इसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। बच्चे ने जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो ऑन टाइम अचीव किए, नहीं किए, या फिर कोई किसी तरीके का कोई डिले है, तो वो रेड फ्लैग्स एरिया को हाईलाइट करता है। फिर है नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, कि फैमिली में बैकग्राउंड में किसी को डिसेबिलिटी है या कोई हिस्ट्री है डिसेबिलिटी की या कोई डिजीज़ की, तो वो सब हम इसमें देख लेते हैं। फिर है मेडिकल हिस्ट्री, बच्चे की कोई मेडिकेशंस चल रही है, नहीं चल रही है, कोई सीवियर डिजीज़ है या नहीं है, ये सारा एरिया इसमें कवर हो जाता है। फिर है प्रीवियस इंटरवेंशन, बच्चे को कोई पहले से कोई इंटरवेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। तो हमने इस वीडियो में बाकी के अदर टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें थे डिस्पेक्सिया, अफेजिया और नॉन वर्बल डिसेबिलिटी। एसएलडी के कॉजेज़ को डिस्कस किया, कौन कौन से एरियाज़ को हम असेस करेंगे जब हम एसएलडी की बात करते हैं, तो उनको भी डिस्कस किया। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो।
चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स जैसे DSSB, राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम या फिर और KVS का इंटरव्यू, अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।